नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स का चौथा अध्याय। इससे पहले जितने भी अध्याय सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के चौथा अध्याय हमारी वित्तीय संस्थाएं का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में। आप लोग को बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले हम आपको किस तरह बताएंगे वो समझ लिया जाए तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे आप शॉर्ट प्रश्न बोलते हैं, वो है लगभग 20 शब्दों में उत्तर देने के लिए बोल रहा है। तो इसमें टोटल प्रश्न जो है कितना है, यहां पे देखा जाए, देखिए यहां पे 8 टोटल प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बारी बारी से इन सभी प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, 8 प्रश्नों को करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। फिर उसके बाद जो लॉन्ग टाइप प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, तो इसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं। तो इनको भी हम लोग बारी बारी से समझते हुए आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न को सबसे पहले देख लेते हैं। वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? मेरे भाई, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो क्वेश्चन आंसर हम जरूर बता रहे हैं, लेकिन दावा करते हैं आप लोग को पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा अध्याय समझाने की गारंटी मेरी। बस आप लोग को बस एक लाइक कर देना है और कुछ नहीं मेरे भाई। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? तो आइए मेरे भाई, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग को आंसर करना है कि वित्तीय संस्था उसे कहते हैं जो साख और ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। साख मतलब एक ऐसा साख होता है जो उधार देता है पैसे किसी को, ठीक है, और ऋण की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। ऋण मतलब क्या? कर्जा देने की क्षमता और कर्जा की जो है आवश्यकताओं को पूर्ति करे, वित्तीय संस्था कहलाती है। समझ में आ गई बात? आइए दूसरा प्रश्न बिल्कुल अपनी भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, राज्य की वित्तीय संस्था को कितने भागों में बांटा गया, संक्षिप्त में वर्णन करें। तो 2 नंबर का, राज्य की वित्तीय संस्था को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहली गैर संस्थागत तथा दूसरी संस्थागत। गैर जो हो गया, जिसे अर्ध सरकारी बोलते हैं, वो हो गया। राज्य का जो वित्तीय संस्था को है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो गैर संस्थागत हो गया तथा दूसरी संस्थागत हो गया। अब गैर संस्थागत या संस्थान के उदाहरण है ग्रामीण, महाजन तथा संस्थागत और संस्थान सरकारी बैंक है। बात समझ में आ गया? जो ये ग्रामीण जो है, महाजन हो गए तथा संस्थागत हो गए, और संस्थान जो सहकार बैंक है उसी को कहते हैं। तो इस प्रकार से मानिए, समझ लीजिए, एक प्राइवेट हो गया तो एक गवर्नमेंट हो गया, 2 तरह से बांटा गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। आइए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? अब किसान है भाई, उनको तो पैसे की जरूरत पड़ ही जाता है। तो आइए समझते हैं ऋण की आवश्यकता किसानों को क्यों पड़ती है। देखिए, किसानों के पास आय की जो है कमी होती है, इनकम की जो कमी होती है, क्योंकि किसान को पता होगा, अगर आप लोग किसान के घर से होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी एक किसान का ही पुत्र हूं, मतलब बेटा हूं। ठीक है, तो किसान किस तरह से अपने खेतों में काम करते हैं, और अभी जैसे अनाज जिस समय बोया जाता है बीज, उस समय बीज का जो दाम होता है बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, उस पर बहुत ही ज्यादा जोर जबरदस्ती टैक्स लिया जाता है। उसके बाद फसल जैसे ही उपज होते हैं, बहुत अच्छे फसल हो जाते हैं,
उसके बाद भी जब फसल कटती है और जब बेचने के लिए हम लोग जाते हैं तो उसका कीमत हो जाता है बहुत ही कम रुपया। तो कहां जाएंगे किसान? तो खरीदने वक्त तो आपने हमसे बहुत ज्यादा लिया, लेकिन जब मैं बेचता हूं तो उस पर कुछ नहीं, ये चल रही है। उसके बाद अगर खेती गड़बड़ा जाए, आपदा में चला जाए, आंधी तूफान में गिर जाए, तो उसका कोई आय व्यय नहीं मिलता है, खाली सरकार बोलने का काम करते। ठीक है, तो किसानों के पास जो है आय की बिल्कुल कमी होती है, और जिससे वे खास तौर पर गरीब होते हैं। किंतु कृषि कार्य के लिए उन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी कारण किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। साख जो है दूसरे को कर्जा दिया जाता है और टाइम दिया जाता है कि भाई 4 महीना में पैसा जमा कर देना, तो उसी संस्था को क्या बोलते हैं? साख बोलते हैं। अथवा ऋण की आवश्यकता होती है या ऋण की पूर्ति करते हैं उसी चीज में, ऐसे भी आप कह सकते हैं। आइए चौथे नंबर प्रश्न को करते हैं बिल्कुल उसी भाषा में। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? संक्षिप्त विवरण दे। व्यावसायिक बैंक जो है कितने प्रकार की राशि को जमा का स्वीकार करते हैं, ये बताना है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से, अब ऊपर में कुछ छूट गया था, हाँ एक सेकेंड, चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहां पे है कि व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकृत करते हैं: अस्थाई जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। शॉर्ट में बोला गया था इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में ही बताया, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 20 शब्दों में बोला गया है ज्यादा से ज्यादा। तो इसी प्रकार से आइए हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को करते हैं, और जो डिटेल से होगा समझाने वाला उसे मैं डिटेल से समझाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो आइए सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो सहकारिता से तात्पर्य मिलजुल कर, सहकारी का जो है तात्पर्य क्या होता है? मिलजुल कर काम करने से है। लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से यह परिभाषा अपूर्ण है। सहकारिता का पूर्ण परिभाषा यह है कि सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति करें। अब बात समझ में आया? 2 आदमी हैं और दोनों मिलजुल कर जो अपने आर्थिक स्थिति को पूर्ति करे, अपने परिवार को, मान लिया जाए परिवार है, उस परिवार में 10 से 12 इंसान है जो ऐसे खाने वाला है, महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ बच्चे हैं। तो 2 इंसान इस घर को चला रहे हैं और ये घर ये दोनों इंसान पे चल रहा है। तो सहकारिता के तात्पर्य से क्या होता है? फिर से समझना, सहकारिता से तात्पर्य मिलजुल कर काम करने से है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से यह परिभाषा अपूर्ण है। सहकारिता का पूर्ण परिभाषा यह है कि सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है और जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति करे। तो ये हो जाता है। अब इसकी बात करें सहकारिता, और सहकारिता में क्या होते हैं ये तो मैं पारिवारिक रूप से आप लोग को समझा दिए। एक संगठन होता है और इस संगठन के अंदर 2 से अधिक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति तो नहीं कर पाएंगे। अब मान लिया जाए किसी गरीब का उद्धार करना है, तो उसमें जो है सहकारिता से क्या होते हैं, 10 से 15 आदमी अपना पैसा इकट्ठा करके उसकी आर्थिक हितों को ठीक कर देता है। सिंपल सी बात में समझ में आ गई। चलिए, तो 5वें नंबर कंप्लीट हो गया। आइए 6ठे नंबर को देखते हैं। 6ठे नंबर है कि स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह, तो बिल्कुल इसको भी उसी तरह से है, ये भी समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए 6ठे नंबर प्रश्न को देखिए मेरे भाई। स्वयं सहायता समूह उसे कहते हैं जिसमें 20 से 25 महिलाएं, स्वयं सहायता समूह
उसे कहते हैं जिसमें 20 से 25 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती है और अपनी बचत के रुपयों तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपनी सदस्यता की पारिवारिकों की जो है आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। यह समूह विकास की गतिविधियां चलकर गांव का विकास और महिला शक्तिकरण में योगदान करती है। अब देखिए बात कुछ आप लोग को नहीं भाया होगा। क्वेश्चनवा प्रश्न जो था कहा था कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब जो है 20 से 25 महिला जो देखते हैं जीविका वगैरह तब गया ऐसे भी बहुत सारा चीज समूह चलाना हो गया, समूह चलाती रहती है। अभी 20 से 25 महिला ये काम करती है नहीं, ये जो है अब एक महिला जो है 10,000 रुपया ले ली, फिर दूसरी महिला ले ली, तो ग्रुप में जमा करते जाता, बैंक से ऋण लेती है और प्रतिदिन ये जमा करते जाती है, प्रतिदिन नहीं हफ्ते में या महीने का रहता है, तो जमा कर करके पुराते रहती है। तो इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझ गए, स्वयं सहायता महिला स्वयं सहायता समूह उसे कहते हैं जिसमें 20 से 25 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती है और अपनी बचत के रुपयों तथा बैंक से लघु ऋण लेकर अपनी सदस्यों की पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। यह समूह विकास की गतिविधियां चलाकर गांव का विकास और महिला शक्तिकरण में योगदान करती है। फिर से अब हम लोग छठे नंबर प्रश्न को करेंगे। छठे नंबर तो हो गया भाई, 7वां नंबर भी हो गया। अब देखो भाई 8वां नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, मतलब शॉर्ट प्रश्न के अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लेना है। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। सूक्ष्म वित्त, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। वित्त योजना को परिभाषित करें, आइए समझते हैं 8वें नंबर प्रश्न को। तो बिल्कुल यहां पे देखिए, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा, जिला आदि में गरीब परिवारों का स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराने की जो व्यवस्था जारी हुई है उसे सूक्ष्म वित्त योजना कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह समझ गए, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव के, कस्बा, जिला आदि में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में जोड़कर ऋण मुहैया करने का जो व्यवस्था जारी हुई है उसे सूक्ष्म वित्त योजना कहा जाता है। अगर कोई गरीब कर्जा ले लिया तो उसकी कर्जा का चुकता अगर नहीं दे पा रहा तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट वगैरह देके वो काम किया जाता है। तो सूक्ष्म वित्त योजना में यही होता है, ठीक है। मान लिया लोन ले लिया, अब चुका नहीं रहा तो उसकी गरीबी स्थिति को देख के बाकी चीज को कम कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो अपन लोग जो है शॉर्ट प्रश्न कर चुके हैं, अब क्या करते हैं हम लोग लॉन्ग प्रश्न पे चलाते हैं। तो लॉन्ग प्रश्न में है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, कितने भागों में बटा है, वर्णन करें। तो अब वर्णन करने की बात आई तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा, 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं और VVI प्रश्न भी है। तो प्रश्न क्या था फिर से देख ले आप लोग कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर समझना, जो संस्था पूरे भारत के लिए वित्त प्रबंधन के कार्यों को संपादन करते हैं उन्हें राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। आइए पहला भाग आपको हम अच्छी तरह से समझाते हैं। चलिए 1 सेकेंड इसको स्थिर कर लेते हैं, ये इधर उधर बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हो गया भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा हो गया भारतीय पूंजी बाजार। अब देखिए भारतीय मुद्रा बाजार में क्या क्या है, जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उस क्षेत्र को मुद्रा बाजार कहते हैं। नेक्स्ट जो है भारतीय पूंजी बाजार, तो भारतीय पूंजी बाजार में उद्योग और व्यापार के लिए
दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। सामान्यतः भारतीय पूंजी बाजार को दो क्षेत्रों में बांटा जाता है। अब पहला हो गया संगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र में आप लोग जान लीजिए, संगठित क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक तथा विदेशी बैंक आते हैं। और भारत में संगठित क्षेत्र में अनेक बैंक हैं जिसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्य बैंक, जो सहकारी बैंक आदि। अब असंगठित क्षेत्र। अब देखिए असंगठित क्षेत्र में क्या होते हैं, बिल्कुल समझना मेरे भाई। असंगठित क्षेत्र ग्रामीण किसानों की अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं, जैसे ग्रामीण महाजन, सेठ, साहूकार, स्थानीय व्यापारी तथा रिश्तेदार आदि। तो असंगठित क्षेत्र में यह सब होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, इस प्रश्न में वैसे कुछ ज्यादा था नहीं, आप लोग अच्छी तरह से ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी समझ में आ जाएगा आप लोग को। दूसरा नंबर प्रश्न है मेरे भाई कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय क्षेत्रों के कार्यों का वर्णन करें। समझना बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग। राज्य स्तर वित्तीय संस्थागत वित्तीय स्रोत की संस्थाएं हैं, जो है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के संस्थाएं हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से समझना मेरे भाई, बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, पहला हो गया यहाँ पे सहकारी बैंक के बारे में देख लीजिए। सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन, अल्प मतलब छोटा, बहुत छोटा समय तक, कालीन तथा मध्यकालीन थोड़ा सा समय दिया जाता है, तथा दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए ऋण की जो है सुविधा दी जाती है। और केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक सामान्य बैंकिंग सुविधा भी प्रदान करती है। बात समझ में आ गया। अब प्राथमिक सहकारी सुन्नित के बारे में समझिए। तो प्राथमिक सहकारी क्षमताएं कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन ऋण देकर किसानों को की आवश्यकता को पूरी करते हैं। ठीक है, किसानों की आवश्यकता को पूरी करते हैं। भूमि विकास बैंक, भूमि के विकास कार्यों के लिए किसानों को दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक ऋण की सुविधा मुहैया कराते हैं। व्यावसायिक बैंक देश में हर प्रकार के बैंकिंग सुविधा प्रदान करती है, खासकर व्यापारियों को लेन देन करते हैं। और इसके अलावे यह किसानों को भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराने लगे हैं। अब बैंक जो है अगर आपको पैसे दे रही है तो वो आपके पैसे जो दे रही, फ्री में नहीं दे रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ आपसे लिया जा रहा है। कौन भाई फ्री में पैसे बांटने बैठे हैं, नहीं ना। तो देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीमांत किसानों, छोटे किसानों, कारीगर तथा कमजोर वर्ग को ऋण देकर उन्हें मदद करते हैं, मतलब कर्जा देके मदद करते हैं। अब भाई कर्जा दे रहे हैं, अब ये मत समझना कि फ्री में दे रहे हैं, फिर बाद में असूला भी जाता है। और ऋण देने वाला कभी सही नहीं होता, मतलब पैसा देगा तो असूलेगा ही असूलेगा। अब देखो भाई, व्यवसायिक बैंकों के निम्नलिखित कार्य है। अब ये तीसरे नंबर प्रश्न अपन पढ़ते हैं। यहाँ पे है व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों का विवेचना करें। तीसरा नंबर प्रश्न है, चलिए समझते हैं बिल्कुल। तो व्यवसायिक बैंक निम्नलिखित जो कार्य हैं क्या है, और क्वेश्चन में था क्या, व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य का विवेचना करें। ठीक है, दोबारा दिखा रहे ताकि आप लोग को याद हो जाए। व्यवसायिक बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला हो गया कि जमा राशि को स्वीकार करना। व्यवसायिक बैंक के बारे में बता रहे हैं। तो जमा राशि को स्वीकार करना व्यवसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ये अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करते हैं, जिससे ग्राहकों को
ब्याज के रूप में कुछ लाभ भी प्राप्त होते हैं। दूसरा हो गया ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि ये लोगों को ऋण मतलब कर्जा देते हैं, प्रदान कराते हैं और ब्याज कमाते हैं। बोले ना, ब्याज कमाते हैं। यह ब्याज ही बैंक का मुख्य आय होता है। इनकम जो है, जो ऋण देता है, यही उसका कमाई होता है। बैंक वाले कैसे कमाते हैं? आपके जो पैसे रख रहे हैं, आपके जो पैसे वो रख रहे, क्यों रख रहे हैं? तो वो पैसे किसी ना किसी और को देते हैं। बात समझिएगा। आपसे आप अगर 4 लाख रुपये रख रहे हो अकाउंट में, तो 4 लाख रख रहे हो, तो ये अपना रुपया वो नहीं देता है, किसी को नहीं देता, आप ही का रुपया आपको दे रहा है ना भाई। और हाँ, आपके पैसे से मान लिया जाए हम यहाँ पे 4 लाख कर्जा ले लिए, 4 लाख कर्जा लिए, 4 साल रख के, इसमें मान लीजिए, ठीक है, 1 लाख बढ़ गया, 1 लाख बढ़ा तो 1 लाख जो है केकर हो गया? बैंक वाला का हो गया। आपका 4 लाख, तो 4 लाख ये भी दिए और 1 लाख ही 5 लाख, आपका 4 लाख का 4 लाख से वो पैसा कमाता है बैंक वाले। तो उतना बड़ी प्रॉपर्टी को संभालते भी हैं, ऐसे नहीं, सबसे नहीं हो पाएगी। आइए, तीसरा नंबर है कि सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। इन सभी कार्यों के अलावे व्यावसायिक बैंक के कुछ अन्य कार्यों का भी संपादन करते हैं, जैसे एटीएम, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, लॉकर की सुविधा इसलिए रहते हैं, अगर आपको सोना चीज, महंगा चीज कुछ रखना है तो आपको वहां पे लॉकर दिया जाएगा, वहां आप जाके रख सकते हैं। यात्री चेक प्रदान करना एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना इत्यादि। साख प्रमाण पत्र मतलब चेक वगैरह जो होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, एजेंसी संबंधी कार्य। आजकल व्यावसायिक बैंक भी अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। ये चेक बिल तथा बैंक ड्राफ्ट का संकलन कर उनका निपटारा करते हैं। तो एजेंसी संबंधी कार्य जो है इस प्रकार होती है कि देखिए, एजेंसी में जैसे मान लिया एजेंसी संबंधी कार्य, तो आजकल व्यावसायिक बैंक भी अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में भी कार्य कराते हैं, ठीक है। ये चेक बिल या बैंक ड्राफ्ट को संकलन कर उसका निपटारा करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे, और चौथे नंबर प्रश्न है सहकारिता के मूल तत्व क्या हैं और राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। आइए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझना मेरे भाई। चौथा नंबर, सहकारिता के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। पहला हो गया, सहकारिता का पहला मूल तत्व है कि इसकी सदस्यता स्वैच्छिक है। इसका सदस्य दबाव से नहीं बनाए जा सकते हैं। सहकारिता का दूसरा मूल तत्व है इसका प्रबंधन तथा संचालन जनतांत्रिक आधार पर होते हैं। इसके सभी सदस्य एक दूसरे के समान दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। इसमें धनी, गरीब या अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाता है। सहकारिता का दूसरा मूल तत्व। अब देखिए, सहकारिता का तीसरा मूल तत्व क्या है वे समझिए। सहकारिता का तीसरा मूल तत्व है कि इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व का भी सम्मिलित रहते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है? अगला है, आगे अगला नहीं, वो और क्या कह रहा था प्रश्न में, ये चीज तो समझ गए। सहकारिता के मूल तत्व क्या है, बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए। अब देखिए, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। तो उसके लिए आप लोग लिखेंगे, राज्य के विकास में सहकारिता की जो भूमिका है, राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर करता है। कुल जनसंख्या का
80% भाग कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण किसान कृषि के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं। किसी पे मानसून पे मतलब मौसम पे निर्भर रहता है, लेकिन कभी कभी मानसून भी धोखा दे जाते हैं। कृषि की इस स्थिति के कारण लोगों को कृषि के अलावे अन्य कुटीर उद्योग या आश्रित रहना पड़ता है। कुटीर उद्योग पे क्या करना पड़ता है? आश्रित रहना पड़ता है। ये सारे लगभग सहकारिता के आधार पर ही चलाए जाते हैं। इसके लिए पूंजी का प्रबंधन राज्य स्तरीय सहकारी बैंक द्वारा किया जा सकता है और सहकारी बैंकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की काफी फायदा प्राप्त हुआ है। बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे आइए, तो जितना हो सके जल्दी से हम इस वीडियो को खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम होगा तो बच्चे बहुत ज्यादा ओड हो जाते हैं, देखने में नहीं बनता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती है, वर्णन करें। कहा निभाएगी, कम से कम 10 गाल तो बतियाती भी है, इधर की खिस्सा उधर की खिस्सा। अब देखिए महिला आदमी होंगे तो गुस्साइएगा नहीं, ये जेन्युइन बात हम बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना भाई, क्या दिक्कत है। चलो देख लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। 5वां नंबर प्रश्न फिर से आप लोग यहाँ देखिए, स्वयं सहायता में समूह में महिलाएं अपनी भूमिका कैसे निभाती है, इसके बारे में वर्णन करना है। तो देखिए, वास्तव में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा ही आरंभ किया जाता है, क्योंकि घर के कार्य से मुक्ति के बाद इसके पास समय ही समय रहता है। इस खाली समय का सदुपयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़कर परिवार की आय में वृद्धि कर अपने परिवार के विकास में अपना योगदान देती है। इस योजना का आरंभ महिलाओं को ही काम देने का उद्देश्य से किया गया है। महिलाएं द्वारा संचित स्वयं सहायता समूह एक समान सामाजिक तथा आर्थिक स्तर की महिलाओं को एकत्र कर एक स्वैच्छिक और अस्थायी संस्था बनाई जाती है। ये सभी महिलाएं आसपास की ही होती है और इस संस्था की नियम विरुद्ध ढंग से संचालित कर आपस में सहयोग सहायता करते रहती है एक दूसरे की महिलाएं। ठीक है, और कभी कभी तो लड़ाई भी हो जाता है, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, यही अहम भूमिका होती है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जय श्री राम लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसा लगा, मतलब वीडियो तो बहुत ज्यादा धांसू बना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब 5वां अध्याय, ये 4था अध्याय जो है खत्म हो गया। अब आप लोग के लिए 5वां अध्याय आने वाला है। अगर 5वां अध्याय का देखना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो या अलग और सारे वीडियो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप हमारे एक मेंबर बन सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मिलते एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।